हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा टॉपिक 5 स्टार्ट करने वाले हैं जो है वाइल लूप्स, मेथड्स एंड एरे। आज वाले लेक्चर में हम हमारे टोटल इसके अंदर 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम आज फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा 5th लेक्चर का, उसके अंदर हमारा हो जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे एरेज एंड 2D एरेज। तो बेसिकली ये जो टॉपिक 5 है वो हमारा 3 पार्ट्स में कवर होने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 से। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें है कमेंट्स। ऑलरेडी हम कमेंट्स कई जगहों पे यूज कर चुके हैं, बट एक बार हम इसका थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आए तो हम आंसर कर पाए। बेसिकली जावा में कमेंट्स कह लीजिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज आपके कोड की देना चाहते हैं, ताकि जब भी आप उस कोड को पढ़ें या उसको कोड को कभी भी इन फ्यूचर उसको रीड करें तो आपको समझ में आए कि वो कोड क्यों लिखा गया था, या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होने हैं तो आपने वो कमेंट करके छोड़ दिया कि भाई कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे कुछ लाइंस लिख के छोड़ सकते हो। तो ये जो लाइंस होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होते, ये कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं उससे कंपाइलर क्या अंडरस्टैंडिंग निकालता है कि ये कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्रामर के लिए या जो भी ह्यूमन जो भी उस प्रोग्राम को रीड कर रहा है उनके लिए लिखे गए हैं, ताकि वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हो जाएंगे। एक हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ये दोनों हमने यूज करके देखे थे, और एक होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला कमेंट। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसको क्विकली हम रिव्यू करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हम एक नई क्लास फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी पहले देखते हैं कौन सी क्लास फाइल होगी, 21। तो यहाँ जाते हैं हम, 21 क्लास फाइल है और इसका नाम रख देते हैं कमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके अंदर, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ये कमेंट है, कौन सा कमेंट है, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हमने क्या यूज किया है, डबल बैकस्लैश। ठीक है, तो देखते हैं जब इसको एग्जीक्यूट होगा, जब जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। देखिए आउटपुट में क्या मिला, नथिंग, एम्प्टी आउटपुट आया है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, कोई भी कोड से एग्जीक्यूट नहीं किए थे, आपने सिर्फ एक कमेंट डाला है। तो कमेंट जो होगा वो सिर्फ ह्यूमन के रीडेबिलिटी के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे ये लिख देते सपोज साउथ वेलकम, ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं वापस से। तो ये एग्जीक्यूट करा और अब देखिए अब आउटपुट क्या आया, वेलकम आया। लेकिन देखो कमेंट का अभी भी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो जब से ही कंपाइलर कंपाइल करता है और वो देखता है कि कोई कमेंट्स गिवन है तो उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो ह्यूमन के रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि कोई प्रोग्राम उसका पर्पस क्या है। या फिर आप कुछ भी, आप जैसे सपोज कोई कोड था जो आप लिख के ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी आपको बस आपने उसको लिख दिया है, लेकिन उसको भी आप टेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उस कोड को भी कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं कोई 2 वैल्यूज को ऐड करना चाह रही थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि मैं कुछ 2 वैल्यूज को ऐड करना चाह रही थी, जिसका रिजल्ट मैं C के अंदर स्टोर करवाना चाह रही थी, बट अभी मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर इस कोड को ऐड नहीं करना, बट इन फ्यूचर में इस कोड को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख के छोड़ सकती हूँ। तो जब भी आप इन फ्यूचर इस प्रोग्राम को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आप कुछ और भी टेस्ट केसेस यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट टाइप के कमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स का मतलब है कि आपको अगर एक साथ मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, स्टार। देखिए अगर जैसे हमने किया, एंटर किया, इसने जो इसका नीचे वाला सिंबल है स्टार बैकस्लैश, ये अपने आप इसने दे दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब आप इसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखेंगे विद इन दिस ब्लॉक, मीन्स जो ये आपने मल्टी लाइन का जो ब्लॉक एक टाइप का क्रिएट किया है, तो वो सब किस में कंसिडर होंगे, आपके कमेंट्स में। ये देखिए, तो ये सब क्या आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे थे। ये कौन सा कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है
तब तो आप डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं स्लैश स्टार और स्टार ब्लैक स्लैश। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट जो है इसके अंदर वो है हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या होता है? कमेंट्स कैन बी स्पेशल जावा कमेंट्स दैट हेल्प प्रोड्यूस जावा डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग द जावा डॉक यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है? सपोज जैसे हम कभी भी मेन को जैसे यहाँ पे होवर करते हैं तो आप ये देखिए इसकी डिटेल आ जाती है कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, या फिर यहाँ पे अगर आप होवर करते हैं तो कि क्लास क्या करती है। तो आपको जिसका भी डॉक्यूमेंटेशन देना है, जैसे आपको इस मेथड का अगर डॉक्यूमेंटेशन देना है तो आप इसके ऊपर लिखिए स्लैश डबल स्टार। जैसे आप डबल स्टार लगाओगे तो इसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देना चाह रहे हो। तो मैंने जैसे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में दे दिया दिस इज माई मेन मेथड। ठीक है, जिस भी मेथड के ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देना चाहते हो उसके जस्ट ऊपर आप ये लाइंस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, यानी कि जब आप समझाना चाह रहे हैं कि आपका जो कोई पर्टिकुलर मेथड है वो क्या पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपके जैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देख लो, या जैसे हमने नेक्स्ट इंट देखा, नेक्स्ट बाइट देखा, हमने जो ऑलरेडी जावा के यूज मेथड जो है जावा के ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड से उनको यूज किया, उन सबके क्या है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बन रखा है। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप आपके भी मेथड्स का डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने इस पे होवर किया तो ये देखिए पूरा इसका डिटेल आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आ गया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या मतलब है। इसी तरीके से आप अपने भी मेथड्स का डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी तो यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस फंक्शन के बारे में लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज माई मेन मेथड। दिस इज माई मेन मेथड क्या हो गया, एक बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और उसके ऊपर इस मेथड का जो भी सिग्नेचर है वो लिखा हुआ गया। तो आप जो भी इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखेंगे वो आपका किस में ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ लिख दूँ मेन इज एंट्री पॉइंट। अगर मैंने ये वाला भी ऐड किया इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में, तो अब वापस होवर करके आप देखेंगे तो देखिए क्या आ गया, दिस इज माय मेन मेथड, मेन इज एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज। ये आपके थे कमेंट्स। तो बेसिकली जावा में कमेंट्स कितने टाइप्स के हो गए, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज हो गए जिसके लिए आप डबल स्लैश यूज करोगे। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, स्लैश स्टार एंड विथ स्टार स्लैश, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स कौन से हो जाएंगे आपके, दिस वन। ठीक है, जो कि किसी भी मेथड का डॉक्यूमेंटेशन करने के काम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल लूप। देखिए वैसे लूप जो है आपके तीन टाइप के होते हैं, अगर जनरली हम देखें वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, बट अभी हम सिर्फ वाइल लूप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि जो मेन फर्स्टली जब लूप इंट्रोड्यूस हुए थे तो सबसे पहले वाइल लूप्स ही आए थे, उसके बाद आपके फॉर लूप और डू वाइल लूप भी आए थे। तो अभी वाले लेक्चर में हम सिर्फ वाइल लूप देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम समझेंगे कि फॉर ईच लूप भी एक होता है, वो क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, और डू वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप समझने से पहले हमें समझना होगा कि लूप का मतलब क्या है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, जैसे इफ एल्स के अंदर आप क्या कर रहे थे कि कोई कंडीशन ट्रू हो रही थी तो आप इफ ब्लॉक में जा रहे थे, या और कोई कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो हम एल्स ब्लॉक में जा रहे थे। यानी कि कोई कंडीशन यहाँ दे रहे थे और उसके बेसिस पे आपका कंपाइलर डिसाइड कर रहा था कि आपको इफ बॉडी को एग्जीक्यूट करना है या एल्स बॉडी को। लूप का क्या मतलब है, लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कई बार प्रोग्राम्स के अंदर, कोड के अंदर ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर आपको किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको 1 से 10 नंबर तक प्रिंट करवाना है। तो देखो देखा जाए तो 1 से 10 आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से भी प्रिंट करवा सकते हैं 10 टाइम्स इसको लिख के। ठीक है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि 1 से आपको 100 तक प्रिंट करवाना है तो आपकी लाइंस कितनी हो जाएंगी, 100 लाइंस हो जाएंगी। या अगर मैं कहूँ 1000 नंबर्स तक प्रिंट करवाना है तो कितनी लाइंस हो जाएंगी, 1000 लाइंस हो जाएंगी। तो उससे आपका कोड क्या हो जाएगा, एक तो इनएफिशिएंट हो जाएगा, और एक तरीके से कौन सी प्रैक्टिस हो जाती है, रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से ओवरकम होने के लिए यहाँ पे लूप्स आए। लूप्स में अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई कोड है जिसको आपको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो लूप। ठीक है, एंड व्हाट लूप कॉजेज, इट कॉजेज अ सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, बट ऑन व्हाट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका लूप स्टार्ट होता है तब आपकी कोई एक कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है
ठीक है। तो वो जो लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, खत्म होगा, उसके बाद वापस से कहाँ जाएगा, कंडीशन पे। तो देखो इफ एल्स में और आपके लूप में क्या डिफरेंस है। इफ में क्या होता था, कंडीशन एक बार चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो आप यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को, जो भी इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करते थे और यहाँ से एग्जिट कर देते थे। लेकिन लूप के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन वापस से आपका कंट्रोल कहाँ जाता है, कंडीशन चेकिंग पे। ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्या कर दोगे, लूप से यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे लूप क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, लूप जो है रिपीटेशन में चलेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, व्हाइल लूप की बात करें या किसी भी लूप की बात करें तो लूप के अंदर क्या होता है, एक तो इनिशियलाइजेशन फेज होता है, एक टेस्ट एक्सप्रेशन फेज होता है जिसके बेसिस पे आप कंडीशन चेक करते हो कि आपको लूप के अंदर एंटर करना है या नहीं करना है। एक उसके बाद कौन सा होता है आपका अपडेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑन बॉडी ऑफ द लूप। अपडेट एक्सप्रेशन क्या है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब हम व्हाइल लूप को देखते हैं। पहले व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे। देखो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, आप सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद आपकी जो भी वो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उस वेरिएबल को आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो ये अपडेट कर रहे हैं एक्सप्रेशन वो वाला पार्ट है ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, कंडीशन टेस्ट हुई, अगर टेस्ट कंडीशन करने पे ट्रू आई है तो आप व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी बॉडी को, फिर से कंडीशन चेक करेंगे और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो यूज होती है। इटरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो लूप है वो आपका कितने टाइम चला, अगर एक टाइम चलेगा तो उसको बोलेंगे एक इटरेशन हुआ, अगर 2 टाइम चलेगा लूप तो 2 इटरेशंस बोलेंगे, अगर 3 टाइम चलेगा तो 3 इटरेशंस बोलेंगे। रिपीटिंग अ कोड व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू, तो ये मैंने आपको बताया जब तक कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी तब तक आपका जो भी व्हाइल लूप बॉडी का स्टेटमेंट है वो रिपीट होता रहेगा। लेकिन क्योंकि आपको कभी ना कभी तो देखो इस लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लूप इसमें चला जाएगा इनफाइनाइट में। तो उस केस के लिए आपको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी यहाँ पे देनी होगी, यानी कि आपको अपडेट करता रहना होगा आपके जो भी एक्सप्रेशन है उनको, ताकि क्या कर सकें आप, इनफाइनाइट लूप को अवॉइड कर सकें और लूप से एप्रोप्रिएट टाइम में टर्मिनेट कर सकें। ठीक है, तो इसका ये सिंटैक्स है। तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इसके लिए। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ये हमारा लेक्चर में बनेगा। ये कौन सा हो जाएगा, 22 व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। सपोज अभी हमने जो बोला था कि हमको अगर 100 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंट में एक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फेज होगा, तो इंट में ले लिया मैंने i = 1। तो ये एक तरीके से कौन सा फेज हो गया आपका, इनिशियलाइजेशन फेज। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, आपको व्हाइल लूप लेना है। व्हाइल के अंदर आपको चेक करना है कि इफ i इज लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि मुझे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे ये किया, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट कराना है, मेरे को यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाने। तो यहाँ पे मैंने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दी, क्योंकि i के अंदर वैल्यूज ही हैं, 1 2 3 4 प्रिंट होता रहेगा। लेकिन अभी आप देखिए, अगर अभी हम इसको चलाएंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 हुई, इसने यहाँ पे चेक करा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ है, तो इसने प्रिंट करवा दी i की वैल्यू को 1। अब हमने क्या बोला है, लूप के अंदर क्या होता है, वापस से कंडीशन चेक होती है। तो कंडीशन वापस चेक होगी तो अब देखो i की वैल्यू में कुछ अपडेट नहीं हुआ है, तो i की वैल्यू अभी भी क्या हो जाए, 1 ही रहेगी। तो वापस 1 लेस देन इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो क्योंकि i के अंदर कोई वैल्यू अपडेट ही नहीं हो रही, तो ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। देखिए यहाँ पे होवर करके आप देखोगे तो यहाँ पे भी यही चीज बोल रहा है, वेरिएबल i इज नॉट अपडेटेड इनसाइड द लूप, सो कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 100 इज ऑलवेज ट्रू। तो आपको लूप को टर्मिनेट करने के लिए और इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए i को क्या करना होगा, अपडेट। ठीक है, तो i को अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्योंकि 1 से 100 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट कराना है, यानी कि एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे
पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में से कोई सा भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम क्या आता है हमारा आंसर। ये देखिए कंपाइलर ने क्या किया, लूप को एग्जीक्यूट किया और 1 से लेके हमें कहाँ तक की वैल्यूज दे दी, 100 तक की वैल्यू। तो देखो लूप से कितना काम आसान हो गया, आपको सिंपली 2 लाइन के कोड में आपका 100 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर आप system.out.println से सिर्फ करना चाहते हैं तो आपको 100 टाइम्स क्या लिखना पड़ता, system.out.println। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो भी अगर कंडीशन है, अगर ये कहे कि नहीं मुझे तो 10 ही बार प्रिंट करवानी थी वैल्यूज, 10 तक ही प्रिंट करवानी थी, तो आपने क्या करा, सिर्फ लूप में कंडीशन चेंज कर दी कि i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा लूप में कंडीशन कितनी है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये 10 वैल्यूज तक ही इसको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए 10 तक प्रिंट करके दे दी। अब ये तो बात हुई इंक्रीमेंट की। सपोज आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी थी, लेकिन वैल्यूज कैसे प्रिंट करवानी, 100 to 1, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो उस केस में आपका इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब तक चलाना है हमें, while i is greater than equal to 1, और क्योंकि अब हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह क्या हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए 100 से स्टार्ट होगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन अपना 100 से है, और फिर एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होके आपकी वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप लूप से आप काफी वो उस तरीके के टास्क करवा सकते हैं जिसके अंदर आपको रिपीटेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहिए, आपके पास कुछ कंडीशंस है और उसके कंडीशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स है जिनको आपको रिपीटेडली एक्सिक्यूट करना है। तो उसको रादर देन बार बार लिखने की जगह आप क्या कर सकते हो, लूप में डाल सकते हो, और वहाँ पे अपने अपडेट एक्सप्रेशन और इनिशियलाइजेशन करना नहीं भूलना है, टेस्ट कंडीशन लगानी नहीं भूलनी है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आपका लूप जो है करेक्टली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम और क्वेश्चन करके देखें, अगर सपोज हमें अब वैल्यूज 100 तक प्रिंट नहीं करवानी थी, हमें क्या करवाना है, यहाँ पे 2 की जो टेबल है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो 2 की टेबल अगर प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, i से। ठीक है, और यहाँ पे i को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और यहाँ हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे i क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू आई का क्या मतलब हो गया कि 2 1 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 2 2 प्रिंट होगा, फिर 2 3 3 प्रिंट, 2 3 6 प्रिंट होगा, 2 2 4 प्रिंट होगा। ठीक है, 2 4 8 प्रिंट होगा। तो देखिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अभी हम क्या करवा रहे हैं, 2 की टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 10 टाइम्स तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए इसने 2 की टेबल यहाँ प्रिंट करके दे दी, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी की भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नंबर चेंज करना है। सपोज जैसे मुझे 4 की टेबल प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे देखो कितना सा मुझे कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करना हुआ। सिर्फ यहाँ पे मुझे 2 की जगह मैंने यहाँ 4 कर दिया, तो अब ये क्या कर देगा, आपको 4 की टेबल प्रिंट करके दे देगा। तो लूप के एडवांटेजेस यही है कि एक तो ये आपके कोड की जो लेंथ है उसको कम कर देता है, कोड रीडेबल बहुत इजीली हो जाता है, और अपडेट करना काफी इजी हो जाता है कोड को। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस और मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस और मेथड्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि आप सपोज कीजिए एक सॉफ्टवेयर टीम है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर हम समझते हैं कि फंक्शन और मेथड का क्या मतलब होता है। एक सॉफ्टवेयर टीम है जिसका वर्क है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अब इस सॉफ्टवेयर टीम के अंदर कुछ कोडर्स होंगे, ठीक है, कुछ टेस्टर्स होंगे, ठीक है, इसी तरीके से कुछ डिजाइनर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो टीम है या हर एक जो पर्सन उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर जो कि उस टीम को मैनेज कर रहा है वो कॉल करेगा इन पर्सन्स को। ठीक है, सपोज उसको कोडिंग में कुछ काम करवाना है तो किसको कॉल करेगा, कोडर को, कि भाई कोडर को कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई ये फंक्शन इसके अंदर ऐड कर दो। या फिर उसको कुछ एक स्पेशल केसेस टेस्ट करवाने हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो टेस्टर को कॉल करके बोल देगा कि ये एक स्पेशल टेस्ट केस आया है, इस टेस्ट केस को यहाँ पे रन करके बता दो। या डिजाइनिंग में अगर मैनेजर को कुछ काम करवाना होगा तो वो डिजाइनर्स को कॉल करके बोलेगा कि हमें हमारे डिजाइन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये मॉडिफिकेशंस हो जाने चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है,
अकॉर्डिंग टू दी पर्सन हम क्या कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली उससे काम करवाना चाह रहे हैं। तो यही चीज आपकी मेथड्स के अंदर भी होती है। मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, एक ही बात है, लेकिन जावा में जनरली इसको क्या बोला जाता है, मेथड ही बोला जाता है। तो हम मेथड कोशिश करेंगे कि हम मेथड ही टर्मिनोलॉजी को यूज करें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो पर्सन है, ठीक है, मैनेजर, वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनैलिटी अलग अलग पर्सन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक प्रोग्राम को सिर्फ मैनेजर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना देके हमने क्या करा, इसने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया। तो मैनेजर को पता है कि कौन से काम के लिए किसको कॉल करना है। अगर कोडिंग का काम करवाना है तो उसने कोडर को कॉल किया है, अगर टेस्टिंग का काम करवाना है तो टेस्टर को कॉल किया, और डिजाइनिंग का काम करवाना है तो डिजाइनर को कॉल किया है। तो इससे क्या हो गया, कोड को बोले या जो वर्क है वो एक तरीके से मैनेजेबल हो गया। ठीक है, एक पर्सन के ऊपर लोड ना आके अब क्या हो गया, मैनेजेबल हो गया कि अब मैनेजर को ये चिंता नहीं है कि कोडिंग कैसे करनी है। उसको पता है कि उसने अपना कोडर हायर कर रखा है, तो उसने बस कोडर को कॉल किया और कोडर ने क्या करा, अपना जो भी कोडिंग का काम था वो काम कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और एक ही पर्सन पे लोड ना आके आपने क्या करा, जो आपका कोड था या आपका जो भी टास्क था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, तो वही सेम चीज होती है आपकी मेथड जावा के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, द मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। A method is a block of code or collection of statements or a set of code grouped together to perform a certain task or operation। ठीक है, अभी तक आप देखिए हमने एक फंक्शन तो एक मेथड तो हम यूज कर ही रहे हैं, मेन मेथड जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तो वो भी एक टाइप का मेथड ही है। तो मेथड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और अ सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर। मीन्स मेथड भी एक ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है जिसके अंदर काफी सारी स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक साथ ग्रुप्ड होती हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। अब मेथड का देखो एडवांटेज क्या है, इट इज यूज्ड टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। आप क्या कर सकते हो, मेथड को मल्टीपल टाइम्स कॉल करवा के उसकी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि अब आपने क्या करा है, आपने किसी भी एक चीज के लिए, काम के लिए एक स्पेसिफिक मेथड बना दिया है। तो जब भी वो काम की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, हम वापस से कोड को लिखने की बजाय हम क्या कर लेंगे, उस कोड को रीयूज कर लेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इजी मॉडिफिकेशन एंड रीडेबिलिटी ऑफ कोड जस्ट बाय एडिंग और रिमूविंग अ चंक ऑफ कोड। तो कोड की रीयूजेबिलिटी तो इंक्रीज करता ही है, उसके साथ ही क्या होता है, मेथड बनाने से फायदा क्या हो जाता है, अगर कुछ भी अपडेट है तो अगर आप उस मेथड में अपडेट करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, कोई भी क्लास उसको अगर कॉल कर रही है, तो वो डायरेक्टली वो सारे अपडेट्स क्या होंगे, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड द मेथड इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन वी कॉल और इन्वोक इट। ठीक है, तो कॉलिंग देखते हैं और फंक्शन मेथड कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ड्राई प्रिंसिपल पे। ड्राई प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने मेथड अगर बना दिया है और अगर उस मेथड का कहीं और काम आ रहा है तो आप सिंपली उस मेथड को कॉल करेंगे और अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, रादर देन उसको वापस से नहीं लिखेंगे हमारे कोड के अंदर। यूसेज क्या है इसका, इट ऑर्गेनाइजेस द कोड एंड परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, नेमिंग रूल जो है इसका भी कैमल केस ही चलेगा कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा नेक्स्ट उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, अगर इसकी सिंटैक्स की हम बात करें तो सिंटैक्स क्या होगा आपका, क्या एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज करने वाले हो। रिटर्न टाइप किस लिए, कि जो आपका मेथड है वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, मतलब कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है। इसके बाद मेथड का नेम, जिसके लिए आपको कौन सा केस परफॉर्म फॉलो करना है, कैमल केस फॉलो करना है। फिर ब्रैकेट आएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जो भी पैरामीटर्स आप उस मेथड के अंदर भेजना चाहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेथड की बॉडी आ जाएगी, यानी कि मेथड का सिग्नेचर, जो भी मेथड जिस भी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपकी इस मेथड की बॉडी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल नेम जैसे कैमल केस फॉलो कर रहा था, वैसे मेथड का नेम भी कैमल केस फॉलो करेगा। क्या यूज करेंगे इसके अंदर, ब्रैकेट यूज करेंगे टू कंटेन द पैरामीटर्स एंड इट विल बी इन्वोक बाय यूजिंग द नेम, फंक्शन नेम फॉलोड बाय दिस। तो इन्वोकिंग कैसे होती है अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एंड लास्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है इसका, कोड को ऑर्गेनाइज करना और उसको रीयूजेबिलिटी उसकी इंक्रीज करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे।
और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेथड का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ मेथड लिख लेते हैं इसका, बाकी क्लासेस को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, सपोज मुझे हर मेथड के अंदर एक ग्रीटिंग मैसेज छोड़ना है। ठीक है, तो मेरे को क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू जावा कोर्स। ठीक है, वेलकम टू जावा कोर्स। अब ये मुझे हर जगह लिखना है। ठीक है, मतलब मैं जितनी भी बार नई क्लास बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि हर क्लास के अंदर या हर जितने भी मेथड्स कॉल करूंगी, हर बार ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट होके आना चाहिए, गुड मॉर्निंग वेलकम टू जावा कोर्स। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो आप हर जगह इसको लिख लें, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपने ठीक है ये सब तो लिख लिया, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प ये चेंज हो जाना चाहिए। यानी कि अगर दिन में काम कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून हो जाना चाहिए, अगर रात में करें तो गुड नाइट होना चाहिए, इवनिंग में कर रहे हैं तो गुड इवनिंग होना चाहिए, या फिर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग होना चाहिए। अब उस केस में क्या होगा, मैंने जहां जहां इसको लिखा होगा, जितने भी मेथड्स में, जितने भी क्लासेस के अंदर इसको लिखा होगा, मुझे वहां जाके उसको अपडेट करना होगा। या फिर हम क्या करें, इसके लिए एक मेथड बना दें, पब्लिक वॉइड ग्रीट। ठीक है, और ग्रीट के अंदर हम क्या करें, इस मैसेज को मेन मेथड में ना लिख के क्या कर दें, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। तो उससे क्या होगा, अब जो भी मेथड होगा, जो भी क्लास होगी, जिसको भी ग्रीट मैसेज देना होगा, तो सिंपली क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी चेंज करना होगा, तो सिर्फ मुझे इस मेथड के अंदर टाइम स्टैम्प चेंज करना होगा, और जो भी मेथड इसको कॉल करेगा, जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा, वो सिंपली क्या करेगा, जो भी अपडेशन होंगे वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एक ग्रीट मेथड बना लिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया एक ग्रीटिंग मैसेज। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, ये हमने पुराना वाला कर दिया, यहाँ से एग्जीक्यूट करना चाहिए था, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। ठीक है, वापस करके देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, गुड मॉर्निंग वेलकम टू जावा कोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने मेथड तो बना लिया, लेकिन जब आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है तो वो कहाँ पे जाता है, एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट क्या है उसका, मेन मेथड। मेन मेथड में जाएगा और वहां पे देखेगा कि वहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि एम्प्टी लिखा हुआ है। तो उस केस में वो कुछ भी एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेगा। किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस मेथड को कॉल करना या इन्वोक करना जरूरी है। तो अगर मुझे ग्रीट मेथड को कॉल करवाना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे अभी इसको स्टैटिक भी लिखना होगा। डोंट वरी, मैं आगे बताऊंगी कि स्टैटिक क्यों लिखा जाता है, जब हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अभी हाल फिलहाल इसको हमने स्टैटिक लिख दिया है और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है इस फंक्शन को। अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि अब चलता है क्या। देखिए अब आ गया, गुड मॉर्निंग वेलकम टू जावा कोर्स। तो देखिए क्या हुआ, जैसे मेन मेथड में एंट्री हुई, ठीक है, जेवीएम ने, वैसे उसने देखा कि यहाँ पे इसने एक फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल किया तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, उस फंक्शन के ऊपर चला जाएगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा, अपने मेन मेथड में। इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये मेन मेथड, अब अगर मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करती हूँ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मेन मेथड के अंदर एंटर हुए, सबसे पहले इसने क्या करा है, फंक्शन कॉल किया है। तो फंक्शन कॉल करते ही आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, उस मेथड पे जाएगा। मेथड पे जाके वहां पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनको प्रिंट करेगा। तो गुड मॉर्निंग वेलकम टू जावा, जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा। इसको इसने एग्जीक्यूट किया, जैसे ही इसका काम खत्म हुआ मेथड का, वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड में देखेगा कि अगर और भी कुछ प्रोग्राम का फ्लो है तो उसको एज इट इज कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा फिर ये, क्योंकि इसने देखा कि मेथड कॉल के बाद क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेथड, तो ये इस मेन मेथड को भी यहाँ पे लिख देगा। तो टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पे, अगर हम समझने की कोशिश करें, आप सपोज मेन मेथड से एंट्री करते हो, तो मेन मेथड में अगर आपका कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, आपका कंपाइलर जो है यहाँ पे
उस फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट्स हैं यानी कि उस फंक्शन की बॉडी पे जाएगा और उसकी जो भी सिग्नेचर है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हुआ वापस से कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा आपका मेन मेथड पे, और मेन मेथड पे क्या करेगा बाकी जो भी इस प्रोग्राम का फ्लो है उसको एज इट इज फॉलो करेगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे अगर हम देखें हम क्या कर सकते हैं, एक हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे हाँ पहले सिंटैक्स आप समझ लीजिए। सिंटैक्स में हमने क्या लिखा, पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है, ये एक्सेस के लिए है, एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पब्लिक लिखा है, इसका मतलब एवरीवन कैन एक्सेस दिस मेथड। ठीक है, स्टैटिक का क्या मतलब है ये अभी हम बाद में समझेंगे। वॉइड का क्या मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट। ठीक है, अगर सपोज हम इसको कैमल केस में है तो अगर हम ऐसे लिख दें कि ग्रीट यूजर, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा क्योंकि कैमल केस ही यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, ब्रैकेट के अंदर हमने कोई पैरामीटर अभी पास नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे आपने कुछ भी पास नहीं किया है क्योंकि हम ना तो इसको कोई वैल्यू पास कर रहे हैं ना ही इससे कोई वैल्यू हम वापस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेन मेथड के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड रखा है और यहाँ पे कोई वैल्यू भी पास नहीं की है, एक सिंपल ग्रीटिंग मैसेज है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक ग्रीटिंग मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में एक पैटर्न वाला क्वेश्चन किया था, अगर हम वो देखें यहाँ पे हमने देखिए किए थे पैटर्न वाला हमने किया था जिसके अंदर हमने ये प्रिंट करवाया था ए बी सी, और इसकी जगह हमने एक और किया था जिसके अंदर हमने स्टार वाला पैटर्न प्रिंट किया था। आई थिंक वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, यस दिस वन। ये वाला हमने कैसे किया था, हमने मेन मेथड के अंदर ही इसका फंक्शन बना दिया था। अब इसको यहाँ पे ना बना के हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक इसके लिए एक मेथड बना सकते हैं। सपोज मैंने मेथड बनाया पैटर्न नाम से पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना, बस मुझे एक पैटर्न जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने सपोज इसको यहाँ प्रिंट करवा दिया। ये मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ, आप लिख भी सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, मेन मेथड ने पहले यूजर को ग्रीट किया, उसके बाद इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसको दूसरा कौन सा मेथड कॉल करना है, पैटर्न। तो उसने यहाँ पे पैटर्न को कॉल कर दिया, क्योंकि कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है तो सिंपली बस हम इसको कॉल यहाँ पे कर देंगे। तो अगर इसको वापस से हम रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए गुड मॉर्निंग वेलकम टू जावा कोर्स, और उसके बाद हमने दूसरे मेथड को कॉल किया तो उसने उस मेथड के जो भी पैटर्न था उसको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो देखो मेन मेथड में सबसे पहले क्या हुआ होगा, कंट्रोल गया होगा ग्रीट यूजर पे। ग्रीट यूजर पे जाते ही हम ग्रीट यूजर वाले मेथड पे गए, वहां पे जो भी स्टेटमेंट्स थे उनको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद वापस से कंट्रोल कहाँ चला गया, मेन मेथड पे। ये वाला ग्रीट यूजर हो चुका है, इसके बाद कंट्रोल किसको कॉल करेगा, उसने देखा कि एक और फंक्शन मेथड कॉल हुआ है तो उसने क्या करा, फिर पैटर्न कॉल हुआ है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, पैटर्न मेथड पे, और वहां पे ये क्या कर देगा, उस पैटर्न को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब ये तो अभी हमने क्या करा है, system.out.println की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट किया है। हम इसको लूप के हेल्प से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम समझे तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या पैटर्न प्रिंट करवाना है कि फर्स्ट लाइन में जो है 1 स्टार प्रिंट हो, सेकेंड लाइन में 2 स्टार्स प्रिंट हो, थर्ड लाइन में 3 स्टार प्रिंट्स हो, 4 लाइन में 4 स्टार्स प्रिंट हो, 5 लाइन में 5 स्टार प्रिंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक एक स्टार तो सभी लाइंस में आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, हर लाइन में एक एक स्टार बढ़ता जा रहा है। यानी कि फर्स्ट लाइन में 1 थे, फिर सेकंड में 2 हुए, फिर थर्ड में 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए। अब इसको हमें लूप की हेल्प से करना है, तो लूप की हेल्प से करके देखते हैं तो हमें मेथड भी क्लियर हो जाएगा और लूप भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसको करते हैं कमेंट आउट, ये हमें नहीं चाहिए अभी। ठीक है, यहाँ पे हम एक लूप लेते हैं, तो लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लीजिए, चलिए 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे जनरली इनिशियलाइजेशन जो होता है वो 0 से किया जाता है, तो हम भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, i इक्वल टू 0 से करते हैं। और हमें 5 लाइन्स प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वाइल, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, i लेस देन 5। i लेस देन 5 क्यों लिखा, क्योंकि i 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, क्योंकि i हमने 0 से स्टार्ट करा है तो फर्स्ट लाइन का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है, 0 1
2 3 4, इसलिए मैंने कंडीशन क्या लिखी है, i लेस देन 5, यानी 4 तक ही मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, while i लेस देन 5, और यहाँ पे क्या कर दे, ये प्रिंट करवा दे किसको, स्टार को हमें प्रिंट करवाना है, सॉरी स्टार को हमें प्रिंट करवाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एक स्टार प्रिंट हो रहा है क्या सारी लाइंस में। सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे हमने क्या करी गड़बड़, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को अपडेट करना भूल गए। हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, कंडीशन लिख दी, जो भी लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है वो लिख दिया, लेकिन एक्सप्रेशन को अपडेट नहीं किया, इसलिए हमारे स्टेटमेंट क्या चला गया, ये स्टेटमेंट आपका लूप किस में हो गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो इसको करना पड़ेगा बंद। ठीक है, इसको करना पड़ेगा बंद। हमें यहाँ पे लूप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अपडेट एक्सप्रेशन i प्लस प्लस, क्योंकि i प्लस प्लस दिया ही नहीं तो हमेशा 0 तो हमेशा ही लेस देन 5 ही रहेगा। ठीक है, वापस से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए ये चीज भी यहाँ पे टेस्ट हो गई कि एक्सप्रेशन अपडेट नहीं करते तो देखो लूप जो होता है वो किस में चला जाता है, इनफाइनाइट में चला जाता है। अब देखिए अब सही है, एक एक स्टार तो हमारा परफेक्टली प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, स्टार्स की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लाइन इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चलाते हैं एक और लूप। एक और लूप हम क्या चलाएंगे, while, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, इंट j इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ करते हैं while j इज लेस देन i। ठीक है ना, j इज लेस देन i, और यहाँ क्या प्रिंट कर दे, ये स्टार्स को प्रिंट कर दे, और यहाँ पे प्रिंट एलन हम हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रिंट एलन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे j की वैल्यू को भी अपडेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा लूप क्या चला जाएगा, अंदर वाला लूप इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लूप के अंदर लूप यूज किया है। तो देखते हैं इसके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या आंसर सही आ रहा है, या जो हम पैटर्न प्रिंट करना चाह रहे थे वो पैटर्न प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए पैटर्न प्रिंट हो गया, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 4 तक ही प्रिंट हुआ, 5 तक ही प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम इसको j लेस देन इक्वल टू i करके देखें तो देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आप देखिए अब सही प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टार्स प्रिंट हुए, फिर 3 स्टार्स, फिर 4 स्टार्स एंड देन 5 स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे स्टार्स कंटिन्यूशन में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देती तो ये स्टार्स एक के बाद एक आते लास्ट में, क्योंकि जब आप फोर्थ लाइन से जैसे खत्म होकर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है तब आप नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, इसलिए हमने क्या करा, आउटर वाले लूप में क्या करा है, एक नेक्स्ट लाइन वाला स्टेटमेंट दिया है। अब सपोज अगर हमें यहाँ पे स्पेस भी लगाना है तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, स्पेस कर देंगे। तो ये देखिए अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे प्रिंट होता है देखते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में दिख रहा है। ठीक है, तो 1 लाइन में 1 स्टार, फिर देन 2 स्टार। तो सिंपली क्या करा, अगर j लेस देन i कर रही थी तो j लेस देन i में क्या हो गया, वो लास्ट लाइन को छोड़ दे रहा था, लेकिन j लेस देन इक्वल टू i करेंगे तो वो लास्ट कंडीशन तक को इसको फॉलो करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो अभी हम जब पहले करे थे तो ये एक ही लाइन में हमारा प्रोग्राम हो पा रहा था, हमने फिर भी इसको एक लाइन में ना करके कितनी लाइंस में कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस में हमने ये काम किया है। तो देखो पहले आपका एक ही लाइन में काम हो रहा था और अब आपने उसी लाइन काम को करने के लिए 7 लाइंस यूज किए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो कोड को आपने इंक्रीज कर दिया, कोड की लेंथ को। लेकिन यहाँ पे देखिए फायदा क्या है, अभी सिर्फ आप 5 की बात कर रहे हैं। सपोज आपको 10 लाइनें ऐसी प्रिंट करानी होती तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, 10 बार वैसे स्टार 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 वाले पैटर्न को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे उसकी जगह आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे आपको कंडीशन चेंज करनी होगी, और जैसे आप कंडीशन चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, अगर आपने कंडीशन चेंज करके इसको 10 टाइम्स कर दिया तो ये क्या कर देगा, इसको 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, देखो कितना सा चेंज करना पड़ा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे 10 लिखना हुआ। अब 10 की जगह अगर यहाँ पे आपको सपोज 20 भी लिखना होगा तो 20 भी टाइम्स भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो देखो कितना इजी हो गया लूप से काम, कि लूप के अंदर आपने सिर्फ उस मेथड की कंडीशन को चेंज कर दिया कि आपको कितना पैटर्न की वैल्यूज कितनी प्रिंट करवानी है, और ये देखिए पूरा हमारा पैटर्न अच्छे से यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो ये फायदा है, अगर आप
यहाँ पर ठीक है, अगर आपने 5 के लिए किया तब तो आपको दिख रहा होगा कि ये कोड छोटा है, लेकिन अगर आपके कोड की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से उतना एफिशिएंट कोड नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप लूप के अंदर देखें तो सिंपल एक कंडीशन चेंज करने से क्या हो गया, आपका लूप बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अब अगर किसी भी यूजर को इस मेथड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी अपडेट्स इस मेथड के अंदर हुए होंगे वो उस यूजर के प्रोग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि अब आपने क्या करा, एक मेथड बना के रख दिया है, तो जब भी इस मेथड का यूज होगा तो सिंपली यूजर क्या करेगा, इस मेथड को यहाँ से कॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड इन जावा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं। अभी हमने क्या देखा, एक्सेस स्पेसिफायर हमने देख लिया। ठीक है, रिटर्न टाइप अभी हमने वॉइड यूज किया। वॉइड का मतलब क्या है कि कुछ भी वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मेथड यहाँ पे देख लिया कि मेथड का नेम कैसे लिखते हैं। पैरामीटर लिस्ट अभी हमने कुछ भी नहीं लिए। पैरामीटर और जो रिटर्न टाइप है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मेथड के अंदर स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और मेथड को कॉल करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, मेथड का नेम एंड विथ ब्रैकेट एंड सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कमेंट्स क्या होते हैं, व्हाइल लूप क्या होता है और मेथड क्या होता है, मेथड का सिंटैक्स कैसे होता है और उसका एग्जांपल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड के ही जो सिंटैक्स के अंदर रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स लिस्ट होती है उसको समझेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एरे को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।